हेलो दोस्तों, कैसी हैं आप सभी। तो आप सभी का ही हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली ऐप एंड चैनल पॉकेट पढ़ाई पे। सो दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लेंगे डैट इज़ शोरेलिज्म। ठीक है, लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 हम कर रही हैं एंड द डाडाइज्म मूवमेंट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और उसमें ही मैंने आपको बताया था कि कैसे डाडाइज्म मूवमेंट से ही आगे शोरेलिज्म मूवमेंट शुरू हुई थी, या सिंपल सा कहूँ डाडाइज्म के आसपास ना शोरेलिज्म मूवमेंट शुरू हो गई थी। ठीक है, और उसके बाद तो ये काफ़ी पीक पे भी गई जैसे डाडाइज्म मूवमेंट गई थी। तो जैसे हमने डाडाइज्म मूवमेंट को पढ़ा वैसे ही अब हम शोरेलिज्म मूवमेंट को पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या है, किस प्रकार से चीज़ें हैं, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्यों ये मूवमेंट आई, वो सारा हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए सभी अपनी सीट की पेटियां बांध लें। और हाँ, एक बात का ध्यान रखेंगे, पेपर में जब प्रश्न आते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक थ्योरी से ही सारे प्रश्न आ जाएंगे। ये सारी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, इनसे इंडिविजुअल लेवल पे भी प्रश्न आ सकते हैं और कंबाइन लेवल पे कंपैरेटिव वे से भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, जैसे आ गया कि डाडाइज्म का समय क्या था, शोरेलिज्म का समय क्या था, डाडाइज्म मूवमेंट से कौन से पर्सन जुड़े हैं, शोरेलिज्म से कौन से जुड़े हैं। ठीक है, तो वो जो पेपर में प्रश्न आते हैं ना, जिसमें एक में ही प्रश्न में काफ़ी सारे प्रश्न छुपे होते हैं, गागर में सागर वाले, कि इतनी स्टेटमेंट दी गई है, इसमें से कौन सही है कौन गलत है। तो वहाँ पे आपने ध्यान रखना है, एक अकेले टॉपिक में भी वो सारी स्टेटमेंट आ सकती है, जैसे सारी डाटाइज्म से ही आ गई, या मिक्स लेवल पे भी अलग अलग मूवमेंट अलग अलग थ्योरी की स्टेटमेंट आ सकती है, जिसमें आपको बताना होगा कौन सी सही है। तो आइए दोस्तों, देखना शुरू करते हैं। शोरेलिज्म मूवमेंट के बारे में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, शोरेलिज्म को हम सुपर रियलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, सुपर रियलिज्म हो गया जो सच है, रियल है। सुपर हो गया मतलब बेस्ट। ठीक है, तो जो रियलिज्म में बेस्ट है, जो आपको सच बताए एंड सच्चाई में भी मतलब जो सबसे बेस्ट आपको बताए, दैट इज शोरेलिज्म। शोरेलिज्म इज समथिंग जिसको आप लेकर आप श्योर हो। और सुपर रियलिज्म जो रियलिटी का सुपर वर्जन है, रियलिटी का हाई मोस्ट वर्जन है। ठीक है, तो शोरेलिज्म को ही हम सुपर रियलिज्म भी कहते हैं। शोरेलिज्म हुआ जब आप किसी चीज़ को लेकर श्योर हो, और सुपर रियलिज्म है जब आपको पता है कि अच्छा ये चीज़ है, रियल है, और आप बेस्ट वर्जन रियलिटी का उसमें दे रहे हो। अब आइए इससे जुड़े हुए मेन जो पर्सपेक्टिव है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इस मूवमेंट को लॉन्च किसने किया था? इस मूवमेंट को दोस्तों लॉन्च किया था एंड्री ब्रिटॉन ने, फ्रांस में। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इस नाम को। एंड्री ब्रिटॉन ने फ्रांस में सबसे पहले सुपर रियलिज्म या शोरेलिज्म मूवमेंट को लॉन्च किया था। ठीक है, और एंड्री ब्रिटॉन हैं भी फ्रांस से हैं, और उन्होंने फ्रांस में ही इस मूवमेंट को लॉन्च किया था। नेक्स्ट, ये एक आर्टिस्टिक मूवमेंट है। तो ये आर्टिस्टिक मूवमेंट है, यानी कि कहीं ना कहीं जो आर्ट है, जो कला है, ये उसको सपोर्ट करती है। तो साथ साथ में कंपेयर कर लो, पीछे मैंने डाडाइज्म मूवमेंट कराई थी। सो डाडाइज्म मूवमेंट इफ़ यू डू रिमेंबर, वो एंटी आर्ट मूवमेंट थी, वो आर्ट को, कला को सपोर्ट नहीं करती थी। ठीक है, जबकि ये शोरेलिज्म या सुपर रियलिज्म है, ये आर्टिस्टिक मूवमेंट है, ये आर्ट को, कला को सपोर्ट करती है। उसके बाद इसका जो पीक टाइम है डेट इज़ 1919 टू 1923। तो 1919 से 1923 इसका पीक टाइम था। डाडाइज्म मूवमेंट में मुझे याद है उसका समय 1915 से 1922 था। ठीक है, और यहाँ पे शोरेलिज्म या सुपर रियलिज्म का 1919 से 1923 है। तो देखिए समकक्ष ही, मतलब पहले डाडाइज्म शुरू हुई है, फिर शोरेलिज्म शुरू हुई है, पर दोनों का क्लोजिंग का समय ऑलमोस्ट सेम है ना। तो हुई तो शोरेलिज्म बाद में शुरू है डाडाइज्म से, पर थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान से देखें तो ये साथ साथ में भी चल रही हैं। ठीक है, तो 1915 से 1922 डाडाइज्म, 1919 से 1923 शोरेलिज्म। ठीक है, और शोरेलिज्म है आर्टिस्टिक मूवमेंट, आर्ट को सपोर्ट करेगी, जबकि डाडाइज्म क्या थी? एंटी आर्टिस्टिक मूवमेंट, वो उसको सपोर्ट नहीं करती थी। तो इस प्रकार से ना अब हम सारा पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक थ्योरी को इंडिविजुअल लेवल पे भी लेंगे, और हर थ्योरी को
हमने जो है कंबाइन लेवल पे भी देखना है, कंपेयर करते हुए भी देखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहला मैनिफेस्टो शोरेलिज्म का किसने दिया था और कब दिया था। तो पहले मैनिफेस्टो बता देती हूँ क्या होता है। मैनिफेस्टो होता है किसी चीज़ की रूल्स रेगुलेशन या किसी के बारे में बताना। जैसे शोरेलिज्म में क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या फीचर हैं, किस मकसद से ये मूवमेंट आई, इसका क्या मतलब ये चाहता है, वो सारा जो हमको एक्सप्लेन करे वो होता है मैनिफेस्टो। तो शोरेलिज्म का जो सबसे पहला मैनिफेस्टो है, जिसने सबसे पहले इसके बारे में हमें फैक्ट्स फिगर दिए, वो है एंड्री ब्रिटॉन। ठीक है, और एंड्री ब्रिटॉन हमारे 1924 में इन्होंने इसका सबसे पहला मैनिफेस्टो दिया था। सो इफ़ यू डू रिमेंबर, शोरेलिज्म को शुरू करने वाले भी एंड्री ब्रिटॉन हैं, फ्रांस में शुरू किया था। ठीक है, और जिन्होंने इसका पहला मैनिफेस्टो दिया, जिन्होंने सबसे पहले प्रॉपर इसके हर रूल्स रेगुलेशन के बारे में बताया, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके मकसद के बारे में बताया, वो भी एंड्री ब्रिटॉन है। पर साथ में ईयर भी याद रखना है, 1924 में एंड्री ब्रिटॉन ने इनका जो है हमें मैनिफेस्टो दिया था, मतलब रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाकर रिटर्न करके दी थी। उसके बाद दोस्तों इस मूवमेंट की खास बात है, कुछ चीज़ों के ये खिलाफ था, कुछ चीज़ों के खिलाफ उसका रिवोल्ट था, मतलब कुछ चीज़ें इस मूवमेंट को पसंद नहीं थी, जिसके विद्रोह में ये खड़ा था। तो एक तो है रिस्ट्रेन ऑन फ्री क्रिएटिविटी और एक है लॉजिक रीजनिंग। तो किसके खिलाफ था? सबसे पहला पॉइंट, रिस्ट्रेन ऑन फ्री क्रिएटिविटी। रिस्ट्रेन होता है किसी को रोकना। ठीक है, तो ना जैसे आप कुछ फ्री क्रिएटिव करना चाहते हो, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग कुछ करना चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग सोचना चाहते हो कि मैं ये वर्क ऐसे लिखूंगा, इस प्रकार की इमेजिनेशन होगी, पर कोई चीज़ आपको रोक रहा है कि नहीं यार, लिखने का स्टाइल ऐसा होता है, ऐसे ही लिखो, ऐसे मत लिखो। तो वो जो खिचखिच होती है, वो जो दिमाग खराब करने वाली बातें होती हैं, जो आपको क्रिएटिविटी में रोके, आपको फ्री क्रिएटिव होने से रोके, ये उसके खिलाफ था। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि आपकी जो फ्रीडम है सोचने की, आपकी जो फ्रीडम है क्रिएटिविटी की, उस पर कहीं मात आए, उस पर कहीं मार लगे, है ना। ये चाहता था कि जो भी आप फील कर रहे हो, जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट राइट डाउन इट एंड मूव अहेड। ओके, और नेक्स्ट जिसके खिलाफ था, डेट इज लॉजिक रीजनिंग। लॉजिक रीजनिंग होता है हर चीज़ के पीछे बड़ा लॉजिक लगा के करना। वही बात आ गई कि मान लो कोई राइटर है और उस पर बार बार बोल रहे हैं कि हाँ जी नॉवल लिखना है तो ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे ही स्टोरी लाइन हो, ऐसे ही प्लॉट हो, और दिमाग का दही कर देते हैं ना कि ऐसे ही लिखना है, ऐसे करना है, वो दिमाग खराब ना हो। ठीक है, तो दो चीज़ों के खिलाफ ये था। सबसे पहला, जो भी आपको फ्रीडम से रोके, जो आपको क्रिएटिव होने से रोके, और दूसरा जो आपको बार बार स्ट्रेस करे कि लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, है ना। ये कहता था कि आप में फ्रीडम होनी चाहिए। आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, आप कुछ भी मूर्ति बनाना चाहते हैं, आप कोई भी पेंटिंग करना चाहते हैं, आप पे कोई प्रेशर ना हो कि ऐसे करो। यू शुड बी फ्री टू डू डैट, है ना। आपको जरूरी प्रेशर नहीं है कि कोई प्रॉपर लॉजिक ही आप लगाएं, और जरूरी नहीं है कि आपकी फ्री क्रिएटिविटी को रोक दिया जाए। ठीक है, तो दोस्तों तभी तो ये आर्टिस्टिक मूवमेंट है। एक्चुअली में आर्ट वही है जिसमें फ्रीडम हो, आर्ट वही है जो आप चाहें आप उसे एक रूप दें, वो नहीं कि आपकी जो फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी है उसको रोक लगा रहे हैं और बार बार आपको फोर्स किया जा रहा है कि ऐसे करो। उससे ना खिलके नहीं पर्सन आ पाता। और इवन इट्स नॉट ओनली अबाउट आर्ट, रियल लाइफ में भी अगर आपको बार बार टोका टाका जाए, किसी चीज़ को लेकर बार बार रोका जाए, तो फिर ना मज़ा नहीं आता जीने का, वो फालतू गिरी होती है। तो सिमिलरली अगर रियल लाइफ में हमें कोई टोकेगा, ज़्यादा परेशान करेगा, तो दिखती सी बात है कि हम स्टेप बैक कर लेंगे, कब तक सुनेंगे। सिमिलरली आर्ट के केस में अगर बार बार आपको रोकेंगे कि ऐसे ही करो, ये है वो है, तो फिर आप निखर के नहीं आ सकते, आप अपना बेस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो दो चीज़ों के खिलाफ है ये, जो आपको फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी से रोके और बार बार लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ, ये आपके दिमाग खाए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये तो हमने देख लिया कि किस किस के ये खिलाफ था। अब हम देखेंगे कि किस किस के ये फेवर में था, किस किस के ये सपोर्ट में था। तो इसने दोस्तों फेवर किया सबसे पहले ऑटोमेटिक राइटिंग। ठीक है,
ऑटोमेटिक राइटिंग की जो ऑटोमेटिकली आप लिखना चाहते हो, जो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ रहा है, आप उसको लिख सकें, कोई बंधन ना हो कि ऐसे लिखना है, ऑटोमेटिकली जो भी आप लिखना चाहो आप लिख सको, आप पे वो फ्रीडम हो लिखने की। उसके बाद ही फेवर्ड और ही सपोर्टेड अनकॉन्शियस पर्सपेक्टिव इन स्कल्पचर, पेंटिंग, लिटरेचर एक्सेट्रा। इसके अलावा दोस्तों जो स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकार होते हैं, ठीक है, पेंटिंग यानी कि जो पेंटर होते हैं, लिटरेचर यानी कि जो राइटर होते हैं, इसमें भी जो हमारा अनकॉन्शियस में है उसको भी इसने सपोर्ट किया, ठीक है। देखिए हमारे 3 जॉनर होते हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ठीक है। कॉन्शियस हमारा वो है जो होशो हवास में है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ प्रॉपर कॉन्शियस होके। अनकॉन्शियस है जब हम बिल्कुल मतलब लॉस्ट होते हैं, जब सो गए हैं समथिंग, हमें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है या बेहोश हो गए हैं। और सब कॉन्शियस ना इन दोनों के बीच में कहीं होता है, जहाँ पे हम पूरे कॉन्शियस भी नहीं हैं और पूरे अनकॉन्शियस भी नहीं है, यानी कि पूरे होश में भी नहीं है और पूरे बेहोश भी नहीं है, और अंदर ही अंदर वो सब चीज़ें हमारे अंदर मौजूद हैं। और दोस्तों ऐसा होता है रियल लाइफ में, इतनी सारी चीज़ों से हम गो थ्रू होते हैं, हर चीज़ पे वी डोंट रिएक्ट, हर चीज़ पे हम रिएक्ट नहीं करते, कुछ पे बोलते हैं, कुछ पे लेट गो करते हैं, राइट। तो वो जो लेट गो करते हैं या जो जो हम देख रहे होते हैं, जो जो एक्सपीरियंस हो रहा होता है, वो सारा नाम हमारे इस सब कॉन्शियस में इकट्ठा हो रहा होता है, ठीक है। एंड आई ऑलवेज से जैसा होगा तन वैसा होगा मन, वैसी होगी लेखनी, यानी कि जो आप फील कर रहे हो वही आपके मन पे छाप पड़ेगी, वैसा ही आप लिखोगे, राइट। तो यही उन्होंने कहा कि जो हमारा अनकॉन्शियस में है, जो डीप इनसाइड कहीं है, मतलब जो हमको पता नहीं है पर हमारे अंदर है, उसको निकाल के लाना, उसको मूर्ति में, उसको पेंटिंग में, उसको लिटरेचर में निकाल के लाना। हर बार ये नहीं कहना कि कॉन्शियस रहो, हर बार दिमाग से रहो, दिमाग से रहो, ऐसा दिमाग नहीं खराब करना, क्योंकि बार बार जब हम कॉन्शियस का नारा लगाते हैं तो बेसिकली हम लॉजिकल होने का नारा लगाते हैं, हम बार बार ये चीज़ पे स्ट्रेस करते हैं कि मतलब प्रॉपर अवेयर होके करो। तो नहीं, आर्ट इज समथिंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट अवेयर इन टोटलिटी, बट इट इज आल्सो अबाउट द थिंग विच इज डीप इनसाइड अस टू अलाउ देम टू कम आउट, ठीक है। आर्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कॉन्शियस होके करोगे, दिमाग लगा के करोगे, वही आर्ट है, नहीं। आर्ट बेसिकली है जो डीप इनसाइड हमारे अंदर है, जो अनकॉन्शियस में है, चाहे सब कॉन्शियस में है, उसको हम बाहर लाएं और वाकई हम उससे बाहर लाएं, जो हमको चीज़ें वाकई टच करती हैं उनको हम एक रूप दें बाहर आने का, ठीक है। सो दिस सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्कल्पचर यानी कि मूर्ति बनाना, पेंटिंग यानी कि पेंटिंग करना, लिटरेचर यानी कि कोई आर्टिस्टिक मतलब लिटरेचर लिखना, उसमें हमारे अनकॉन्शियस को तवज्जो देना, जो डीप इनसाइड हमारे अंदर है उसको बाहर आने देना। उसके बाद है दोस्तों साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ माइंड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रूड और ड्रीम्स। तो ये मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, फ्रूड का यहाँ पे पूरा नाम बेसिकली सिगमंड फ्रूड है, सिगमंड फ्रूड है, ये हमारे काफ़ी पॉपुलर पर्सन है सिगमंड फ्रूड, कि मैं इनका नाम आपको लिख के बता देती हूँ एक बार, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, आपको इनका नेम लिख के बता देती हूँ। यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है, चलिए मैं माउस से लिख देती हूँ। तो इनका पूरा नाम है सिगमंड फ्रूड, SIGMUND, ठीक है। सिगमंड फ्रूड दोस्तों एक हमारे बहुत ही पॉपुलर पर्सन है, और जिस पर्सोना पे इन्होंने बेसिकली काम किया है दैट इज साइको एनालिसिस, ठीक है। इन्होंने बेसिकली जिस जॉनर पे काम किया है दैट इज साइको एनालिसिस। आपको पता है साइको एनालिसिस क्या होता है? मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। साइको एनालिसिस होता है दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ, साइको एनालिसिस होता है, मैं पहले लिख देती हूँ, ये आ गया, ठीक है। सॉरी थोड़ी स्पेलिंग आपको टेढ़ी मेढ़ी लगेगी, तो आई होप पर आपको क्लियर है। सो दोस्तों साइको एनालिसिस होता है जब हम साइको यानी कि दिमागी तौर पे चीज़ों को समझते हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे फ्रूड भाई साहब हैं, जो हमारे सिगमंड फ्रूड भाई साहब हैं, ठीक है, सिगमंड फ्रूड इनका पूरा नाम है, इन्होंने बेसिकली इसी साइको एनालिसिस पे काम किया है, ठीक है।
साइको एनालिसिस में इन्होंने बेसिकली हमारा जो साइको लेवल है, हमारा जो ब्रेन लेवल है, उसको डिफरेंट लेवल पे समझने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और बेसिकली हमारे माइंड को एक्सप्लोर किया है, हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस प्रकार से होती हैं, उसको एक्सप्लोर किया है। और दोस्तों जो मेन जॉनर है जिसमें सिगमंड फ्रूड ने काम किया है, डेट इज ड्रीम्स, है ना। आप सब ने ड्रीम्स के बारे में, सपनों के बारे में सुना होगा। आप सब जानते हैं जनरली वी से कि जो हम सोचते हैं वही सपने में दिख जाता है, या जो हम चाहते हैं करना वो हमको सपने में दिख जाता है। जैसे अभी आप एनटीए की तैयारी कर रहे हो तो कई बार आपको लगता होगा कि रोल नंबर आ गया, या कई बार लगता होगा मेरा फॉर्म नहीं भर पा रही हूँ, या कई बार घबराहट होती होगी, या कईयों को सपना आता होगा मेरा पेपर क्लियर हो गया, है ना। तो जो हम सोचते हैं वही ड्रीम्स में दिखता है। तो ये जो सिगमंड फ्रूड हैं, जिन्होंने बेसिकली दिमाग पे स्टडी की है, साइको एनालिसिस, साइकोलॉजिकल लेवल पे हमें अंडरस्टैंड किया है, इनका जो मेन जॉनर था इसके तहत डेट इज ड्रीम्स। इन्होंने बेसिकली ड्रीम्स पे स्टडी किया है, ठीक है। तो सिगमंड फ्रूड ने जो भी चीज़ें एक्सप्लोर की, जो भी ड्रीम्स एंड ऑल बताए, उसको भी शोरेलिज्म फेवर करता है, उसको भी शोरेलिज्म मानता है कि सिगमंड फ्रूड ने जो भी चीज़ें कही हैं, कैसे ड्रीम्स में हमारे चीज़ें आती हैं एंड हम पे प्रभाव डालती हैं, क्यों वो सपने आते हैं, उनका क्या रीज़न होता है, ड्रीम्स के क्या प्रकार होते हैं, ये सारा सिगमंड फ्रूड ने बताया है और शोरेलिज्म उसको फेवर करता है, ठीक है। तो क्या क्या फेवर करता है? सबसे पहला ऑटोमेटिक राइटिंग, यानी कि जो भी मैं लिखना चाहूँ मैं लिखूँ, मुझे कोई रोक ना हो, कोई ज़रूरी नहीं है मैं लॉजिक लगाऊँ, दिमाग लगाऊँ। दूसरा स्कल्पचर, पेंटिंग, लिटरेचर, मूर्ति बनाना, पेंटिंग करना, या कोई भी साहित्य आप लिख रही हैं तो जो भी अनकॉन्शियस में है, जो भी आपके अंदर कहीं भी है, आप उसको ला सकें, आप उसको शो कर सकें। मतलब ऐसा नहीं है कि कॉन्शियस होके ही लिखना है, दिमाग लगा के लिखना है, नहीं, बल्कि जो ट्रू वे में एक आर्ट आपके अंदर आप उसको एक रूप दे सकें। और थर्ड, सिगमंड फ्रूड जो कि एक बहुत ही जाने माने साइको एनालिस्ट हैं, जिन्होंने साइको एनालिसिस की है, दिमाग को स्टडी किया है, और बेसिकली दिमाग को स्टडी करती बार, उसको एक्सप्लोर करती बार ड्रीम्स को लेकर उन्होंने बताया है, उसको भी इन्होंने पूरा एग्री किया कि जिस प्रकार से सिगमंड फ्रूड ने ड्रीम्स बताए हैं कि कैसे हमारे अनकॉन्शियस में हम वो देखते हैं रात को, पर वो कैसे हमारे अंदर जो चल रहा है उसका एक रिजल्ट होता है, उसको भी इन्होंने एग्री किया, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है कि सिगमंड शोरेलिज्म मूवमेंट कब आई, कैसी मूवमेंट है, पीक टाइम क्या था, मैनिफेस्टो किसने दिया, किसके ये अगेंस्ट था और किसने इसको फेवर किया। अब दोस्तों आगे मैं आपको इसमें बताऊंगी कि इस मूवमेंट का स्टाइल कैसा है, ठीक है। जब कभी हम शोरेलिज्म बोले तो शोरेलिज्म तरीके से लिखते हैं, बोले तो फ्रीडम के साथ लिखते हैं, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, तो हम कैसा लिखते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं दोस्तों, शोरेलिज्म को बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है ब्रोकन सिंटैक्स, ठीक है। ब्रोकन होता है टूटा हुआ, सेंटेंस होता है, सिंटैक्स होता है सेंटेंस। तो ऑब्वियसली आप कोई चीज़ लिखोगे, कोई ना कोई सेंटेंस आप बनाओगे, है ना। और जर्नली जब हम लिखते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि सेंटेंस में हर चीज़ प्रॉपर हो, कोई टूट फूट ना हो, अच्छे से हो, है ना। पर शोरेलिज्म में क्या है, बोले तो दिमाग नहीं लगाने का, राइट, बिंदास जो फील करने का वो लेकर आने का। सो इसमें ना आपको सिंटैक्स ब्रोकन मिलता है, मतलब जरूरी नहीं है आपके सेंटेंस पूरे कंप्लीट हो, आप जो फील कर रहे हो आप लिखोगे, वो आधे अधूरे सेंटेंस भी हो सकते हैं। ब्रोकन सेंटेंस मतलब नॉट कंप्लीट जस्टिफाइड मीनिंगफुल सेंटेंस यू विल गेट। जैसे एक सेंटेंस पूरा होता है, उसका एक मीनिंग होता है, वैसा नहीं आपको पता लगेगा, क्योंकि वो ब्रोकन है, जो मन में आया लिखा, आगे हो गया। वो आधा भी हो सकता है, अधूरा भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है। उसके बाद फ्री और नॉन लॉजिकल, बोले तो ये तो होने का ही, शोरेलिज्म ने बिंदास बोला है, लॉजिक नहीं लगाने का, दिमाग नहीं लगाने का, जस्ट गो विद द फ्लो जाने का। तो इसमें आपको कोई भी लॉजिक नहीं मिलता, या फ्री ऑफ लॉजिक होते हो, आपको जरूरी नहीं है कि दिमाग वाली चीज़ें मिले, जो भी इसमें किया गया उसके पीछे कोई रीज़न मिले, इट कैन बी जस्ट गो विद द फ्लो। उसके बाद नॉन क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल होता है किसी चीज़ को प्रॉपर आप सीक्वेंस में डाल रहे हो, नॉन क्रोनोलॉजिकल जब कोई चीज़ प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है। अब आइए इसको इस प्रकार से समझते हैं। जनरली जब हम कोई वर्क पढ़ते हैं ना, तो भी जस्ट इमेजिन, अगर ये हीरो है तो पहले उसका बचपन बताएंगे, स्कूल टाइम, फिर कॉलेज टाइम, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर रिटायरमेंट, मतलब जनरली
हमारी थिंकिंग होती है कि कोई नॉवल है जैसे, तो इस प्रकार से बढ़ेगा, मतलब एक सीक्वेंस में उसके इवेंट बताए जाएंगे। पर ये है शोरियलिज्म, इसमें आपको वो एग्जैक्ट सीक्वेंस नहीं आएगा। हो सकता है अभी आप उसके पैदा होने की बात कर रहे हो और अचानक से आप उसके बुढ़ापे पे पहुंच गए और अचानक से फिर आप उसके कॉलेज लाइफ की बात कर रहे हो, ठीक है। तो इट इज़ नॉट क्रोनोलॉजिकल ना, पहले बचपन फिर बुढ़ापा, उसके बाद आप उसके बीच की बात शेयर कर रहे हो, ठीक है। दैट इज नॉन क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। नॉन क्रोनोलॉजिकल बोले तो आप एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं देख रहे हो, आप ईयर को लेकर या समथिंग आप उसको लेकर एक स्पेसिफाइड नहीं हो, ठीक है। नॉर्मल हमारे पास होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। और एक इवन मैं बोलूँ, अगर मैं बचपन से बुढ़ापे में गई, बुढ़ापे से मैं बीच का ले रही हूँ, तो भी एक हम जस्टिफाइड मैनर में आगे बढ़ते हैं और उस चीज़ को करते हैं, पर शोरियलिज्म में ऐसा नहीं होगा। देन ड्रीम लाइक सीक्वेंस, ठीक है। तो इट्स लाइक जो मैं बता रही हूँ ना कि लॉजिक नहीं है, कोई क्रोनोलॉजी नहीं है, सेंटेंस टूटे फूटे हैं, तो आप इसको कह सकते हो ड्रीम्स की तरह आपको ये सीक्वेंस में मिलेगा। ड्रीम्स की तरह बोले तो जैसे सपने में नहीं होता, जब हम सपने देखते हैं कभी कुछ दिख रहा होता है हमको, अचानक से कुछ दिखना शुरू हो जाता है, समझ नहीं आता कहाँ पे सिर है कहाँ पे पूंछ है ना। तो ओवरऑल लॉजिक नहीं है, कोई क्रोनोलॉजी नहीं है, सिंटैक्स सेंटेंस भी टूटे हुए हैं, तो इट इज़ लाइक अ ड्रीम लाइक, जैसे ड्रीम में कुछ भी यहाँ वहाँ का जुड़ जाता है, उस तरह से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हियर इज आर्बिट्रेरी, ठीक है। आर्बिट्रेरी, ए से आर्बिट्रेरी, ए से अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो शोरियलिज्म में आप कोई चीज़ लॉजिक के साथ नहीं लिख रहे हो, कोई सीक्वेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसा कोई कंटेंट किसी के सामने आ जाए जो इस शोरियलिज्म के तहत लिखा गया है, तो बेटा हर कोई उसको अलग अलग तरीके से समझेगा। दिखती सी बात है, किसी के सामने ऐसा कंटेंट आए तो वो बोलेगा किसी पागल ने लिखा है, लीव इट, ठीक है। किसी के सामने ऐसा कंटेंट है, वो बोलेगा यार क्या लिखा है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा पर बड़ा मज़ा आ रहा है, जस्ट एंजॉय इट, ठीक है। सो ए से आर्बिट्रेरी, ए से अपने अकॉर्डिंग, जब इस प्रकार का कंटेंट आ रहा है जो प्रॉपर सिस्टमेटिक नहीं है, कहीं भी कुछ भी मेंशन किया गया है, तो सामने वाला जो उसको समझेगा वो उसको अपने अकॉर्डिंग समझेगा। और जब वो उसको अपने अकॉर्डिंग समझेगा तो जो मुझे समझ आया जरूरी नहीं है वो आपको समझ आए, जो आपको समझ आया जरूरी नहीं है वो तीसरे को समझ आए, ठीक है। सो ए से आर्बिट्रेरी होने के चांसेस, अपने अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट मीनिंग निकालने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद हार्ड टू ट्रांसलेट इनटू प्रैक्टिकल लैंग्वेज, ये बनी कुछ बात। अब देखो आपका जो कंटेंट है कोई प्रॉपर उसमें लॉजिक नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं, हर कुछ है, तो बेटा जिसको पढ़ना ही मुश्किल है उसको आप किसी लैंग्वेज में तो ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। जो आपके सामने आपको खुद ही पता नहीं है ये क्या है, तो उसको किसी प्रैक्टिकल लैंग्वेज में चेंज करना, किसी ऐसी लैंग्वेज में चेंज करना कि आप उसको समझा सको दूसरों को किसका मीनिंग ये है, वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो शोरियलिज्म में ये बहुत ही खास बात होती है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, कहीं भी सिर है कहीं भी पैर है, तो इसको एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज में चेंज करना कि माना चलो ये चाहे समझ नहीं आ रहा पढ़ के, पर इसको हम किसी ऐसे में ट्रांसलेट कर देते हैं कि फिर हम इसको समझ पाएंगे, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट हियर इज इल प्लान्ड राइटिंग। शोरियलिज्म में आपको जो राइटिंग का तरीका मिलता है दैट इज इल प्लान्ड। इल हो गया बीमार, जैसे बीमार होता है ना इंसान, उससे कोई काम नहीं हो पाता, वैसे ही यहाँ भी आपने ऐसे लिखा है, ना सिर है ना पैर है, ना लॉजिक है ना क्रोनोलॉजी है ना कुछ है, तो इस प्रकार की राइटिंग को हम इल प्लान्ड राइटिंग कह सकते हैं। मतलब बस लिख दिया है, जैसे बीमार है बेचारा कर देता है काम, तो ये नहीं पता कैसे किया है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे शोरियलिज्म के पॉइंट हैं। सबसे पहला सिंटैक्स होगा ब्रोकन, सेंटेंस होगा टूटा फूटा, दूसरा कोई लॉजिक नहीं, कोई दिमाग नहीं, तीसरा कोई क्रोनोलॉजी, कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं, चौथा ड्रीम की तरह दिखेगा, कहीं पे सिर कहीं पे पूंछ, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, पांचवा आर्बिट्रेरी, ए से आर्बिट्रेरी, ए से अपने अकॉर्डिंग पढ़ने के चांसेस यहाँ पे बहुत बढ़ जाएंगे क्योंकि कुछ समझ नहीं आएगा तो कोई कुछ समझेगा, कोई कुछ समझेगा। और अगला, इस प्रकार के मटेरियल को किसी प्रैक्टिकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ये समझ ही नहीं आएगा लिखा क्या है, अगर जो लिखा हुआ है वो समझ नहीं आएगा तो उसको फिर किसी और में ट्रांसलेट करना मुश्किल है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें आपको एक इल प्लान्ड राइटिंग मिलती है, ऐसी राइटिंग मिलती है जो कुछ भी नहीं है, मतलब बेकार सी है,
किसी के लिए बेकार सी है, पर किसी ने शोरियलिज्म के तहत उसे लिखा है इल प्लान, मतलब प्रॉपर नहीं होगी प्लान। उसके बाद दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट हियर इज शोरियलिज्म से जुड़े हुए पर्सन। इफ यू डू रिमेंबर, पीछे जब मैंने आपको डाडाइज्म मूवमेंट कराई थी, वहाँ पे डाडाइज्म मूवमेंट से जुड़े मैंने आपको पर्सन कराए थे ना, चिरिको, पिकासो, ऐसे ऐसे करके करवाए थे ना। तो यहाँ पर अब हम लेंगे शोरियलिज्म से जुड़े हुए पर्सन, जिन्हें हम कह सकते हैं शोरियलिस्ट। ठीक है, जो थ्योरी देते हैं वो थ्योरिस्ट, और जो शोरियलिज्म मूवमेंट से जुड़े हैं वो शोरियलिस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने पर्सन है हेनरी मिलर, लुइस ड्रैगन, थॉमस पाइनचॉन, डायलन थॉमस, विलियम बरो। ठीक है, हेनरी मिलर, लुइस ड्रैगन, थॉमस पाइनचॉन, डायलन थॉमस, विलियम बरो। ये तो मैंने नॉर्मल गुनगुनाए। मैंने आपको याद है पिछले लेक्चर में 2 चीज़ें बताई थी, एक तो हम गुनगुना के दिमाग में बिठा सकते हैं, और एक स्टोरी के माध्यम से। तो गुड न्यूज़ पता क्या है, यहाँ पर ये शोरियलिस्ट याद करने के लिए मेरे पास आपके लिए बहुत ऑसम ब्लॉसम स्टोरी है। तो सभी अपनी सीट की पेटियाँ बांध लें, आइए खुराफाती शुरू करते हैं। तो देखो, हेनरी को मिल में ले जाकर ड्रैगन ने पंच मारा, डाल दिया बरो में। ठीक है, इसके लिए मैं अलग पेन यूज़ कर लेती हूँ, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। कौन सा पेन लूँ, ये ले लेती हूँ। ठीक है, देखो, हेनरी को मिल में ले जाकर ड्रैगन ने पंच मारा, डाल दिया बरो में। हेनरी को मिल में ले जाकर ड्रैगन ने पंच मारा, डाल दिया बरो में। हेनरी को मिल में ले जाकर हेनरी मिलर, ड्रैगन ने लुइस ड्रैगन, पंच मारा थॉमस पाइनचॉन, डाल दिया डायलन थॉमस बरो में, विलियम बरो। फिर से सुनाऊं, हेनरी को मिल में ले जाकर हेनरी मिलर, ड्रैगन ने लुइस ड्रैगन, पंच मारा थॉमस पाइनचॉन, डाल दिया डायलन थॉमस बरो में, विलियम बरो। ठीक है, हेनरी को मिल में ले जाकर ड्रैगन ने पंच मारा, डाल दिया बरो में। हेनरी को मिल में ले जाकर ड्रैगन ने पंच मारा, डाल दिया बरो में। हेनरी को मिल में ले जाकर ड्रैगन ने पंच मारा, डाल दिया बरो में। हेनरी को मिल में ले जाकर ड्रैगन ने पंच मारा, डाल दिया बरो में। हेनरी मिलर, लुइस ड्रैगन, थॉमस पाइनचॉन, डायलन थॉमस, विलियम बरो। हेनरी मिलर, लुइस ड्रैगन, थॉमस पाइनचॉन, डायलन थॉमस, विलियम बरो। हेनरी मिलर, लुइस ड्रैगन, थॉमस पाइनचॉन, डायलन थॉमस, विलियम बरो। हेनरी मिलर, लुइस ड्रैगन, थॉमस पाइनचॉन, डायलन थॉमस, विलियम बरो। हेनरी को मिल में ले जाकर ड्रैगन ने पंच मारा, डाल दिया बरो में। हेनरी मिलर, लुइस ड्रैगन, थॉमस पाइनचॉन, डायलन थॉमस, विलियम बरो। और इसके साथ विवाह संपन्न हुआ। कहने का मतलब हमारी शोरियलिज्म मूवमेंट सारी फिनिश हो गई। सो कैसी लगी दोस्तों आपको? अच्छी लगी हो दोस्तों तो और क्या कहूँ, ऐसे ही जुड़े रहो। अभी हम शोरियलिज्म अपनी पूरी एक्सप्लोर कर चुके हैं, यू कैन सी। ठीक है, और आने वाले लेक्चर में दोस्तों अब हम नेक्स्ट मूवमेंट लेंगे विच इज़ एक्सटेंशियलिज्म। ठीक है, बहुत ही खूबसूरती से ये कंटेंट मैंने बनाया है, चाहे फ़ोटोज़ हों, चाहे कलरफुल कंटेंट हो, और आई होप ये दिल से पढ़ाया आपके दिल तक पहुंच रहा है। सो दोस्तों खुद भी आइए और औरों को भी इस पॉकेट पढ़ाई ऐप पर लाइए। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। टेक केयर। मिलते हैं जल्दी ही, हंसते हंसते कट जाएं पढ़ाई के रास्ते एक और ऑसम ब्लॉसम लेक्चर के साथ। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।